जैसा आपने थंबनेल पे देखा, माइक्रोबायोलॉजी पूरी कवर करेंगे। इसमें 4 यूनिट है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की। आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, पूरी माइक्रोबायोलॉजी इसी वीडियो में कवर होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, उनकी जो स्टडी होती है वो होती है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी होता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, हम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पर फोकस करेंगे। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? डील्स विद ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, हमारे हम में जो डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, उनकी स्टडी के साथ उनकी स्टडी करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। इसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंस एंड रिलीवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, कि नर्सिंग जो है इसमें माइक्रोबायोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ मीन्स टू ट्रांसफ़र माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसकी नॉलेज मिलती है। नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी, माइक्रोबायोलॉजी जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है इसमें हम नर्सिंग में हेल्प करती है, क्योंकि हम इसमें इम्यूनिटी की नॉलेज मिलती है हमें इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से डिसीज़ प्रिवेंशन में हेल्प होती है, ठीक है। नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल्स, माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स की नॉलेज मिलती है। माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की एंट्री कैसे होती है और हमारी बॉडी से उसका एग्जिट कैसे होता है, इसकी स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व माइक्रोब्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। यानी कि जो माइक्रोब्स, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेक्ड आई के थ्रू नहीं देखा जा सकता, तो उन्हें देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं माइक्रोस्कोप। अभी रुके रहिए आप वीडियो में, एंड तक आपके सारे टॉपिक, सारे डाउट सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके टाइप्स की बात करें माइक्रोस्कोप की, तो ये मेनली 5 तरीके का होता है। लाइट माइक्रोस्कोप होता है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, और फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव। फर्स्ट यूनिट है, इसमें बहुत छोटे छोटे से टॉपिक दिए हुए हैं, सब कवर करेंगे, है ना, सब कुछ देखेंगे, पूरी माइक्रोबायोलॉजी, और आग लगा देंगे पेपर में। कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं इसमें, साइंटिस्ट्स के, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो रह चुके हैं उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बारे में, ठीक है। ये क्या है? ये पहले थे, वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व, डेस्क्राइब, स्टडी एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विद माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को इन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया और उनके ऊपर स्टडी की। एंड डिटरमाइन देयर साइज, और उनके साइज को डिटरमाइन किया कि उनका साइज कैसा होता है। यूजिंग सिंगल लेंस्ड माइक्रोस्कोप्स ऑफ हिज ओन डिज़ाइन, मतलब खुद से डिज़ाइन करके उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन की, सिंगल लेंस्ड माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से डिज़ाइन की, और उसकी हेल्प से माइक्रोब्स की साइज को डिटरमाइन किया, उनकी स्टडी की, ठीक है। ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी के फादर भी हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है। आगे देख लेते हैं हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के देख लेते हैं। इवॉल्व्ड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स पर इन्होंने स्टडी की, काम किया, उस टाइम पे इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो हैं माइक्रोबायोलॉजी की वो इन्होंने दी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, आएंगे अभी आगे। He proved that all forms of life, even microbes, arise only from their pre-existing life and not non-living.
मतलब जो भी जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका जो मतलब वो कहाँ से आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, कहीं पहले से किसी सजीव चीज़ से ही उनका बॉर्न हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी नॉन लिविंग चीज़ से बन गया। जो माइक्रोब्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बॉर्न हुए हैं, ठीक है। चाहे वह माइक्रोब्स हो, मतलब कोई भी लाइफ की फॉर्म है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हुई है, आगे जो आई है अराइज हुई है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ, आगे आते आते सब क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट कोच है, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। मॉडर्न मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं ये। इन्होंने बहुत सारे कल्चर मीडियम डिस्कवर किए, ठीक है। कोच पोस्टुलेट्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, ये इनका कंट्रीब्यूशन है कोच पोस्टुलेट। इसमें डिसीज़ के जो जो पैथोजेंस हैं उनके ऊपर स्टडी की गई है कि जो किसी में अगर डिसीज़ कॉज हो रही है तो उसमें वही, मतलब जिस अगर बहुत सारे लोगों को सेम डिसीज़ हो रही है तो सभी लोगों में जो पैथोजन होगा वो भी सेम ही होगा, ऐसे करके। और बहुत सारा इनका है कोच पोस्टुलेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं और भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। एडवर्ड जेनर हैं। एडवर्ड जेनर, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया। रस्का हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की रस्का ने। अब देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प टू मेंटेन द हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हेल्दी एनवायरनमेंट तो सबके लिए यूज़फुल है ही, उसे मेंटेन करने के लिए जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, कह सकते हैं एनवायरनमेंट की सफाई, है ना। हेल्थ एंड इम्यूनिटी, ये इसके जनरल प्रिंसिपल आते हैं, जो कि इम्यूनिटी और हेल्थ इनकी स्टडी, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर, ठीक है ना, एयर ऑक्सीजन पूरी तरह से मिले, अच्छी वायु, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन। नर्सिंग अ पेशेंट एट होम, घर पे ही किसी की अच्छी केयर कर पाएँ, इसकी स्टडी के थ्रू, इसके प्रिंसिपल्स के थ्रू, ठीक है। क्लीनिंग, सफाई रखनी है। और डिस्करेज हाउस होल्ड पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इनके थ्रू जो घरों में पेस्ट्स और इंसेक्ट्स हो जाते हैं उनको भी कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स के थ्रू। पर्सनल हाइजीन के हमें इससे क्या मिलती है, हेल्प मिलती है माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट तो आपकी होगी पूरी। अब दूसरी यूनिट देखते हैं। दूसरा चैप्टर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, तो देख लेते हैं, इसे भी पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनको कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग क्रिएचर्स that are microscopical in size and relatively simple, often unicellular in structure, may be known as microorganisms। मतलब लिविंग क्रिएचर्स हैं, मतलब ये जो माइक्रोब्स हैं लिविंग हैं, सजीव हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकल हैं, इनको नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देखा जा सकता। साइज में कैसे हैं, ये माइक्रोस्कोपिकल हैं और सिंपल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं और जो इनकी स्ट्रक्चर है, हाँ, वो यूनिसेलुलर होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स मिल गए इसमें हमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। दीज कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है क्योंकि इन्हें नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें इसके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर कॉम्पोजिशन। उनका सेलुलर कॉम्पोजिशन कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उनका साइज कैसा है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसी है उनकी, और उनके रिप्रोडक्शन करने का टाइप कैसा है, इन सब के बेस पे हम माइक्रोब्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे है, देख लेते हैं। एल्गी आएंगे, प्रोटोजोन्स, फंजाई, मोल्ड्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब क्या है, ये सब क्लासिफिकेशन है माइक्रोब्स के, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, एल्गी हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। दीज आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स की तरह स्ट्रक्चर, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन प्लांट्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आपने देखी होगी, काई जिसे बोल देते हैं, ठीक है। एंड रिक्वायर सनलाइट फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए इन्हें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं। दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, ठीक है, इनसे बड़े होते हैं।
इनमें से कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं, तो इसलिए पैथोजेनिक भी होते हैं। जैसे प्रोटोथीका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटोथीका। ये एक ह्यूमन पैथोजन है जो ह्यूमन्स में डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। अब है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ देख लेते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सबसे छोटे यूकेरियोट्स होते हैं प्रोटोजोआ। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्लियर डिफ्रेंशिएट होता है। मतलब जो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है जो लिक्विड होता है, जैसे सेल्स में होता है साइटोप्लाज्म, ऐसे ही इनका होता है प्रोटोजोआ का प्रोटोप्लाज्म। तो उसमें न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर दिख सकता है जब माइक्रोस्कोप के थ्रू इनकी स्टडी की जाती है। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन और सेक्सुअल मीन्स, ठीक है। इस सब के थ्रू ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, ठीक है। आगे है फंगी, फंजाई, ये भी माइक्रोब है, ठीक है। देख लेते हैं, ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है काइटिन की बनी होती है, इसलिए कैसी होती है, रिजिड होती है, ठीक है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। दे मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फंजाई, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई आर पैथोजेनिक एंड कॉज इन्फेक्शंस, बहुत मतलब कुछ फंजाई इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, तो उनको क्या बोलते हैं, माइकोसिस बोलते हैं उनको, ठीक है। उनकी स्टडी को माइकोसिस बोलते हैं। माइक्रोब है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं, मोल्ड्स के बारे में देख लेते हैं। ये मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होती है इनकी स्ट्रक्चर। मैनकाइंड को बहुत तरीके से सर्व भी करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं मिट्टी में डाल देते हैं, उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है, और जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये भी एक मोल्ड ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट जो होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, ये बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। और जो ईस्ट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचर में, अच्छी तरह से पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। ईस्ट्स आर फाउंड इन ड्रग, सॉइल, मिल्क एंड कॉमनली अकर ऑन ग्रेप्स, अदर फ्रूट्स एंड प्लांट्स, ठीक है। यूजफुल टू मैन इन मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड वाइन, ब्रेड, केक, वाइन इन सबको बनाने में हेल्प भी करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट माइक्रोब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। ये जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर मिलते हैं, ठीक है। बट द सेल्स में ग्रो अटैच्ड टू वन अनदर इन क्लस्टर्स, मतलब ग्रुप बना सकते हैं ये अपना एक दूसरे से जुड़ जुड़ के, और चेन्स बना सकते हैं, या रॉड बना सकते हैं, फिलामेंट्स बना सकते हैं। तो कभी कभी ये नेक डाई से भी विजुअलाइज हो जाते हैं, अपना बहुत बड़ा क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू भी ये कर लेते हैं रिप्रोड्यूस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हार्मलेस टू मैन बट सम कॉज डिसीज, ज़्यादातर तो बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस के लिए, बट कुछ डिसीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है। ये डिसीज़ कौन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अब माइक्रोब्स आ जाते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटे होते हैं। इस वायरसेस सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे आर वेरी स्मॉल नॉन सेलुलर पैरासाइट्स, बहुत छोटे होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स तो है ये, क्योंकि ये पैथोजन है, मतलब डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, और बैक्टीरिया में भी डिसीज़ कॉज कर देते हैं ये, ठीक है। कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्रोटोजोन्स जो होते हैं, उनमें भी ये डिसीज़ कॉज करते हैं वायरसेस, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं ये, सबसे छोटे होते हैं। दे डिराइव देयर स्ट्रक्चर फ्रॉम होस्ट्स बॉडी, अपनी स्ट्रक्चर जो है ये होस्ट बॉडी में आके डिराइव करते हैं, ठीक है। बाहर मतलब ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं, जैसे ये होस्ट बॉडी में एंटर कर जाते हैं ये अपनी स्ट्रक्चर डिराइव कर लेते हैं, एकदम लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। दे हैव ओनली RNA और DNA एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब या तो इनमें जेनेटिक मटेरियल RNA मिलेगा, DNA मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलने के। ओनली विजुअलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। Viruses cause many diseases in human. These viruses are pox viruses, herpes virus, ठीक है, रेट्रोवायरस,
कोरोना वायरस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है बैक्टीरिया। इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया ही है। दे एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या होता है, 0.222 माइक्रोमीटर, माइक्रोन बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर बोल देते हैं। 0.222 माइक्रोमीटर के होते हैं डायमीटर में, 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ, लंबाई में इतने होते हैं। ठीक है, एक माइक्रोमीटर दे रखा है 1000 ऑफ ए मिलीमीटर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप एंड नॉट बाय नेक्ड आइज। ठीक है, ये भी क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देख लें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोकाई और बेसिलाई। जो कोकाई होते हैं ये राउंड और ओवल शेप्ड के होते हैं, हम कोकाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये राउंड या ओवल शेप में होते हैं और इनके वेरियस पैटर्न्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ कोकाई ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ कोकाई ग्राम नेगेटिव होते हैं, इसकी हम 3rd चैप्टर में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ कोकाई देख लें तो डिप्लोकोकाई होता है, मतलब अगर जो बैक्टीरिया है, जो राउंड बैक्टीरियाज हैं, अगर वो पेयर में है तो उसको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। जैसे ये 2 बैक्टीरिया से पेयर में है तो जिसका एग्जांपल हो जाएगा न्यूमोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, अगर चेन में है बैक्टीरिया तो वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई या पायोजन्स। स्टेफाइलोकोकाई अगर जो क्लस्टर में है, क्लस्टर में इस तरीके से गुच्छा बना के हैं बैक्टीरिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ओरियस। टेट्राड्स में है, अगर 4 के ग्रुप में है बैक्टीरिया तो वो टेट्राड्स हो जाएगा, और ऑक्टाड्स हो जाएगा अगर 8 के ग्रुप में है बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिलाई देख लेते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया वो होते हैं जो रोड शेप्ड होते हैं, स्टिक शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे बात की जाए तो जो बेसिलाई हैं ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे कोको बेसिलाई होता है। ठीक है, जो इनकी लेंथ है और इनकी जो विड्थ है वो जब अगर सेम हो जाए तो वो होते हैं कोको बेसिलाई। जैसे ब्रूसेल्ला, यानी कि जितनी विड्थ है उतनी ही लेंथ है बैक्टीरिया की, होते रॉड शेप्ड है, मतलब ऐसे करके लेंथ और विड्थ सेम होगी तो फिर वो हो जाएंगे कोको बेसिलाई। स्टेप्टो बेसिलाई कौन से होते हैं, जब चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बैक्टीरियाज तो वो होंगे लैक्टोबेसिलाई, वो सॉरी इसका एग्जांपल है लैक्टोबेसिलाई, तो वो होंगे स्ट्रेप्टोबेसिलाई। स्पाइरिल्ला होते हैं, इनके पास हेलिकल शेप, एक दे हैव अ हेलिकल शेप विद अ थिक रिजिड सेल वॉल। इनकी शेप जो होती है हेलिकल शेप्ड होती है। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है। ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पायरल फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, जैसे एक्वा स्पाइरिलम इसका एग्जाम्पल हो गया। विब्रियो की बात की जाए तो विब्रियो क्या होते हैं, दे आर कर्व्ड और कॉमा शेप्ड रॉड्स। ठीक है, विब्रियो जो होते हैं कर्व्ड शेप्ड होते हैं, इस तरीके से ये कर्व बना हुआ है, कर्व की तरह से होते हैं, या फिर कॉमा शेप्ड होते हैं। रॉड्स ही हैं, मतलब रॉड्स बेसिलाई बैक्टीरिया है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा विब्रियो कोलरे ये। ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी है इसका एक टाइप। दीज बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस सेल वॉल, इन बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती। दे डू नॉट हैव स्टेबल मॉर्फोलॉजी, इनके पास कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी भी नहीं होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिलाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और एसिड फास्ट बेसिलाई। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं क्लोस्ट्रीडियम और एंथ्रेक्स, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं साल्मोनेला और सिजेला, और एसिड फर्स्ट बेसिलाई हैं मायोबैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरिया की जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करी जाए, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में उसकी स्ट्रक्चर की बात करनी है हमें कि कैसा होता है बैक्टीरिया, तो उसमें सबसे पहले होता है फ्लैजला। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्लैजला क्या होता है। बैक्टीरिया फ्लैजला आर लॉन्ग हेयर लाइक हेलिकल अपेंडेजेस दैट प्रोट्रूड्स थ्रू सेल वॉल।
लंबे हेयर्स की तरह स्ट्रक्चर होती है फ्लैजेला, जो सेल वॉल के थ्रू बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। ये तीन पार्ट्स से मिलकर बना होता है फ्लैजेला, बेसल बॉडी, अ शॉर्ट हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। फ्लैजेला जो होता है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ठीक है, उसको घूमने फिरने में हेल्प करता है। पिलाई और फिम्ब्रे फिर है, इसकी अगली स्ट्रक्चर होती है पिलाई, या इसे फिम्ब्रे भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होती है देख लेते हैं। न्यूमरियस शॉर्ट स्ट्रेट एंड थिन हेयर लाइक फाइबर्स कॉल्ड पिलाई। बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, लंबे जो होंगे वो फ्लैजेला होंगे, और जो छोटे होंगे साइज में थिन हेयर्स होंगे उनको बोलते हैं पिलाई या फिम्ब्रे, ठीक है। ये कहाँ से होते हैं, जो सेल वॉल की सरफेस होती है उससे प्रोट्रूड, उससे निकले हुए होते हैं। दे आर थिनर, ये थिन होते हैं, छोटे होते हैं फ्लैजेला से, ठीक है। इट अलाउ अटैचमेंट टू स्पेसिफिक सरफेस, बैक्टीरिया किसी स्पेसिफिक सरफेस से अटैच हो जाए उसके लिए उसको अलाउ करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू वो वहाँ पे अटैच हो सकते हैं। इट एनहेंसेस अ बैक्टीरियम्स एबिलिटी टू कॉलोनाइज एन एरिया एंड कॉज डिसीज, मतलब कहीं पे कॉलोनाइज हो जाते हैं इनके थ्रू, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इनके थ्रू एक दूसरे से कॉलोनी बना लेते हैं, जुड़ जुड़ के क्लस्टर्स फॉर्म कर लेते हैं, और डिसीज कॉज करने में भी ये इनको हेल्प करता है। फिम्ब्रे या पिलाई, इनकी एक स्ट्रक्चर होती है कैप्सूल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल इनकी स्ट्रक्चर है कैप्सूल, देख लेते हैं ये क्या होती है। सम बैक्टीरियल सेल्स आर सराउंडेड बाय अ विस्कस सब्सटेंस फॉर्मिंग एन एनवलप अराउंड द सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक विस्कस सब्सटेंस उसको अराउंड चारों तरफ से कवर कर लेता है एक एनवलप की तरह सेल वॉल को, ठीक है, वो होता है कैप्सूल। ये क्या होता है, ये थिक लेयर होती है, इसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया अगेंस्ट डिलीटरियस एजेंट्स, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स या कोई भी ऐसी मेडिसिन या कुछ भी जो बैक्टीरिया को किल कर सकती है, उससे इनको प्रोटेक्ट करता है कैप्सूल, ठीक है। सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, नेचुरली कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरियाज, मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं सब में प्रेजेंट होगी सेल वॉल। रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है। जो सेल वॉल है इज यूजुअली इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ और डिवीजन के लिए इसेंशियल होती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली बिलो द सेल वॉल के ठीक अंदर प्रेजेंट होती है ये। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 20 to 30% फॉस्फोलिपिड्स एंड 60 to 7% प्रोटीन्स। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है 20 to 30% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और 60 to 70% प्रोटीन्स की बनी होती है ये, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स स्पेसिफिक रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल। जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बैक्टीरियाज की, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो अलाउ करती है कि वो उसके अंदर उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको सेल से एलिमिनेट करवाती है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं, प्लाज्मिड होता है, और बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मोटिलिटी बैक्टीरिया की। इसको एक हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया की मोटिलिटी का पता लगाया जाता है। बैक्टीरिया ब्राउनियन मोशन करते हैं, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा ब्राउनियन मोशन, जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कोई गति करते हैं ऐसे करके, उसकी स्टडी होती है हैंगिंग ड्रॉप मेथड के थ्रू। बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक की जाती है उसमें, ठीक है। देख लेते हैं अ टेक्निक टू सी बैक्टीरियल मोटिलिटी बाय ऑब्जर्विंग लाइव बैक्टीरिया मूविंग इन अ हैंगिंग ड्रॉप अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में एक हैंगिंग ड्रॉप के थ्रू बैक्टीरिया जो मोटिलिटी शो करते हैं उसको उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है ये इनकी ग्रोथ कैसे होती है और ये न्यूट्रिशन इनको कैसे मिलता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ में भी कंसिडर्ड एट 2 levels, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। मतलब अगर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके नंबर में इंक्रीज हो रहा है, उनका नंबर बढ़ रहे हैं, या फिर जो सेल है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। इन दो तरीकों से बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है। अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, देख लेते हैं पहले देख लेते हैं क्या होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व follows a specific course. All growth phases are represented on a graph known as growth curve, ठीक है। ग्रोथ कर्व एक ग्राफ होता है, भी देखेंगे उस ग्राफ को भी। उसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया किस तरह से ग्रोथ करता है, किस तरह से उसकी डेथ होती है। 4 फेज होते हैं इसमें, ठीक है। नॉर्मल मेजर फेजेस जो होते हैं, 4 मेजर फेजेस होते हैं बैक्टीरियल कर्व में, ग्रोथ कर्व में, ठीक है। सबसे पहले होता है लैग फेज, ठीक है, फिर होता है लॉग फेज,
फिर होता है स्टेशनरी फेज और लास्ट में होता है डेक्लाइन या डेथ फेज। ग्राफ के थ्रू इसे समझते हैं। ये देखिए, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया मान लीजिए, ये है नंबर ऑफ बैक्टीरिया शो कर रही है ये वाली लाइन, यहाँ पे टाइम है। सबसे पहले होती है लैग फेज, इसमें क्या होगा, इंक्यूबेशन में आएगा बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया बॉर्न कर लेगा, ठीक है। ये होती है लॉग फेज, जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। थर्ड होती है स्टेशनरी फेज, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो जाता है, एक स्टेशनरी फेज में आ जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है ना, यहाँ पे जितनी डेथ होती है उतना ही बॉर्न होता है, मतलब एक लिमिट हो जाती है, एक सीधी लाइन रहती है बैक्टीरिया की, ना तो बढ़ते हैं ना घटते हैं। और लास्ट में होती है डेथ फेज, इसमें क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ होने लगती है, रिड्यूस हो जाने लगते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें, जैसे लैग फेज है, द पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग इज कॉल्ड लॉग फेज। जो बैक्टीरियाज है उनकी बिगिनिंग हो रही है वो लैग फेज है, ठीक है। और जो लॉग फेज, इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता, और जो लॉग फेज है इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। मैक्सिमम रेट पे इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्टेशनरी फेज में इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। और जो डेक्लाइन फेज होती है लास्ट वाली, इसमें पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगती है बैक्टीरिया की सेल डेथ की वजह से, ठीक है। देखिए बैक्टीरियल न्यूट्रिशन देख लेते हैं, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ठीक है। फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर, ठीक है। कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैक्टीरिया के लिए, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे कि एनायंस ऑफ फॉस्फेट, सल्फेट एंड द कैटायंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल विटामिन, ठीक है। ये सब रिक्वायर होते हैं बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिए। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है। आगे देख लेते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, द पॉइजनियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। बैक्टीरिया के कुछ स्पीसीज कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं दो तरीके के कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, पहला है एक्सोटॉक्सिन्स और दूसरा है एंडोटॉक्सिन्स। जो एक्सोटॉक्सिन्स है ये टॉक्सॉइड बनाने के काम में यूज़ आती हैं, इसमें जो टॉक्सिसिटी है वो तो एंड हो जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन जो उनकी पैथोजेंस के लिए जो उनकी वो है टॉक्सिसिटी वो रह जाती है, तो इससे पैथोजेंस को ट्रीट करने में, किल करने में हेल्प मिलती है। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं, पायरोजेनिसिटी होती है और एंडोटॉक्सिक शॉक भी होता है, ठीक है। जो पायरोजेनिसिटी होती है इससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कुछ लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मॉर्फोलॉजी, स्टेनिंग, कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बैक्टीरिया की, बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, मेटाबॉलिज्म उसका, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोसिन टाइपिंग, रैपिड आइडेंटिफिकेशन मेथड, पैथोजेनिसिटी, ये सब कुछ लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, आगे जाते जाते सब क्लियर होते जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है, स्टेनिंग के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड डिटेक्शन ऑफ अदर सेलुलर मटेरियल। जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि उनकी क्या, ये क्या है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोप के थ्रू होने वाला एक टेस्ट है, जिसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, साइज और उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है, उनमें जो सेलुलर मटेरियल है वो क्या है, इस सब के डिटेक्शन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ये एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं स्टेनिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग के टाइप्स देख लेते हैं, जो 3 तरह की होती है मेन। सिंपल स्टेनिंग होती है, ठीक है, और डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग के भी फिर पार्ट्स हैं, और स्पेशल स्टेनिंग होती है, इसके भी पार्ट्स हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है सिंपल स्टेनिंग या मोनोक्रोम स्टेनिंग। किसी भी स्टेनिंग को करने से पहले स्मेयर प्रिपेयर करना होगा। तीनों तरह की जो हम स्टेनिंग पढ़ने वाले हैं उनसे पहले हमें स्मेयर प्रिपेयर करना है। तो स्मेयर क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल स्टेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कि स्मेयर कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेनी है, साफ क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। उस पर क्या करना है, लूप लेना है। एक लूप होता है, इंक्यूबेशन लूप होता है, जिससे कल्चर मीडिया के थ्रू माइक्रोब्स लेते हैं और फिर उसको मतलब उसको
ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, उसको स्टरलाइज करना है लूप को, ठीक है, स्टरलाइज होना चाहिए। फिर उसको बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वहाँ से बैक्टीरिया को टच करना है। फिर क्या करना है, उस कल्चर को स्प्रेड करना है, ठीक है, स्प्रेड द कल्चर कहाँ पे, ग्लास स्लाइड पे, एंड मेक द स्मीयर इन 50 to 20 मिलीमीटर ऑफ एरिया ऑफ स्लाइड। कम से कम इतने एरिया पे उसको स्प्रेड करना है कल्चर को, ठीक है। अब उसे सुखाना है, फ्लेम के ऊपर ले जाके एक दो बार ऐसे हटा हटा के सुखाना है। इस तरीके से आपका स्मीयर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंपल मोनोक्रोम स्टेनिंग क्या होती है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, इट इज़ द स्टेनिंग कलरेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग अ सिंगल डाई और स्टेन, ठीक है। इस वाली स्टेनिंग में क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल डाई या स्टेन का यूज़ होगा और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। जैसे कि मिथाइलिन ब्लू हो गया, सेफ्रानिन हो गया, मतलब कोई एक डाई या स्टेन हमें यूज़ करना है इस स्टेनिंग को करने के लिए। देखिए आगे समझ में आएगा सब कुछ। द मेथड हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया क्विकली। इस मेथड के थ्रू बैक्टीरिया की जो शेप होती है और उसका अरेंजमेंट कैसा है उसकी स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है, जल्दी से हम उसकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टेन रैपिडली अडेयर टू नेगेटिवली चार्ज्ड बैक्टीरियल सेल सरफेस, ये इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। इसमें क्या होगा, जो डाई होती है, जो सिंगल डाई हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो बैक्टीरियल सेल सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे वो उसको अटैच कर लेती है, और जिस कलर की हम डाई यूज़ कर रहे हैं उस कलर का ही हो जाता है बैक्टीरिया या माइक्रोब, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी हमें स्टडी करनी है। प्रोसीजर देख लेते हैं क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक सिंपल स्टेन डालना है स्मीयर पे, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए मिथाइलिन ब्लू डाल दिया। अब क्या होगा, उसे 1 मिनट तक रखेंगे, फिर उसे पानी से धोएंगे सही तरीके से, उसको फिर ब्लोटिंग पेपर से ड्राई कर लेंगे। अब उसको ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव 100x वाले जो माइक्रोस्कोप है, एक हाई पावर माइक्रोस्कोप होता है, लेंस है ये, उसका नाम दे रखा है, उसके थ्रू हम उसको देखेंगे। तो क्या होगा, अब हमने ब्लू कलर का देखा था, ब्लू कलर का मिथाइलिन ब्लू जो है ये हमने ऐड किया था सिंपल स्टेन। तो अब क्या होगा, जो माइक्रोब है वो भी इसी कलर का हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं इसका, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट और रिजल्ट, ठीक है। द कलर ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाई, जैसे कलर की डाई होगी ऐसे कलर का ही स्टेन हो जाएगा, जैसी कलर का सेल हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया अपीयर कलर्ड एंड बैकग्राउंड रिमेन्स कलरलेस, जिस कलर की हमने डाई यूज़ की है जो बैक्टीरिया है वो तो उस कलर का हो जाएगा, प्रिंसिपल हमने देखा था क्यों हो जाएगा, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है वो हमने जब उसको जेंटली वॉश कर दिया था तो वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, ठीक है। नोट दे रखा है, सिंपल स्टेनिंग हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया बट इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसके थ्रू हम बैक्टीरिया के टाइप्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्या करेगा, मॉर्फोलॉजी और उसका जो अरेंजमेंट है बैक्टीरिया का उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर होता है डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन में क्या होगा, जैसे हमने सिंपल स्टेन में सिर्फ एक ही डाई का यूज़ किया था, सिर्फ एक ही स्टेन का यूज़ किया था, इसमें करेंगे हम यूजेस मोर देन वन स्टेन, एक से ज़्यादा स्टेन का इसमें यूज़ करना होगा, ठीक है। ग्राम्स स्टेन देख लेते हैं, इसका सबसे पहला टाइप है ग्राम्स स्टेन। इसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है इसका पता लगाते हैं। तो देख लेते हैं, इट इज़ यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया इनटू ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले स्मीयर बनाना है, मैंने आपको बता दिया था, इसको फिक्स करना है। अब उसमें क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे और उसको 1 मिनट तक रख देंगे, फिर उसे पानी के नीचे अच्छे से धोएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, ग्राम्स आयोडीन 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे और फिर से उसे पानी से धोएंगे, फिर उसे अल्कोहल के थ्रू डीकलराइज करेंगे। अब उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव होंगे ना वो तो डार्क पर्पल कलर के हो जाएंगे या ब्लू कलर के अपीयर होंगे माइक्रोस्कोप में, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे माइक्रोब होंगे वो कलरलेस अपीयर होंगे, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव को भी तो कलर देना पड़ेगा, इसके लिए उसमें सैफरनिन ऐड करेंगे रेड कलर की, फिर उसको क्या करेंगे, वाटर में ठीक तरीके से वॉश कर देंगे। इससे क्या होगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेड और पिंक कलर के अपीयर हो जाएंगे कलर में, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है वो तो पर्पल कलर के अपीयर होंगे माइक्रोस्कोप में, और जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है वो रेड या पिंक कलर के होंगे, ठीक है। ये इनकी पहचान होती है, आगे तक भी आगे भी पढ़ेंगे अभी हम इसके बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं अल्बर्ट स्टेनिंग क्या होती है। अल्बर्ट स्टेनिंग एक स्पेशल तरह की स्टेनिंग मेथड है। इसको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं कोराइनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया और
हेक्टोबैसिलाई, ठीक है। अल्बर्ट स्टेनिंग के थ्रू इनके जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं इनको डोमेंस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, इसको जीन नील्सन स्टेनिंग भी बोल देते हैं। ये स्पेशल स्टेनिंग है, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नहीं। जैसे कि ये ज़्यादातर जो होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो वैक्सी सेल वॉल है उसको डीकलराइज कर देती है, ठीक है। ये इसका कुछ प्रोसीजर वगैरह सब होता है, सब पढ़ेंगे। थर्ड हमने स्टेनिंग का टाइप देखा था स्पेशल स्टेनिंग, ठीक है। स्पेशल स्टेनिंग क्या होती है, नेगेटिव या कैप्सूलर स्टेनिंग इसको बोल देते हैं, है ना। इसके स्पेशल स्टेनिंग में आता है नेगेटिव या कैप्सूलर स्टेनिंग। तो देख लेते हैं ये क्या होती है नेगेटिव या कैप्सूलर स्टेनिंग। एक स्मॉल नॉर्मल सेलाइन की एक ड्रॉप डालेंगे पहले हम क्लीन स्लाइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैक्टीरियल इमल्सन लेंगे लूप की हेल्प से, जैसे स्टार्टिंग में लिया था। फिर उस पर क्या कर देंगे, इंडियन इंक डाल देंगे, ऊपर से जो इंक होती है वो डाल देंगे। अब उस पर एक कवर स्लिप लगा देंगे, ठीक है, और उसमें एयर नहीं जानी चाहिए। फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब क्या रिजल्ट आएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कलरलेस दिखाई देंगे या ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे, और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ये होती है नेगेटिव या कैप्सूलर स्टेनिंग। जो कैप्सूल्स होते हैं बैक्टीरिया के, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये वाली स्टेनिंग होती है। अगर आप ठीक से समझ रहे होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आगे आगे सब समझ में आता जाएगा, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। एंडोस्पोर स्टेनिंग या स्पोर स्टेनिंग भी बोलते हैं एक इसको टॉपिक को, ठीक है। एंडोस्पोर स्टेनिंग और स्पोर स्टेनिंग भी होती है। इसके क्या होता है, जो स्पोर स्ट्रक्चर्स होती हैं बैक्टीरिया की, उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये वाली स्टेनिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। स्टेनिंग के कुछ और टाइप भी होते हैं। ये होता है LPCB, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन। एग्जाम में पूछा जा चुका है फाइनल एग्जाम में, इसलिए ये टॉपिक भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या होती है, एक वेट माउंट प्रिपरेशन होती है। जो मेडिकल माइकोलॉजी अभी हमने पीछे भी देखा था। माइकोलॉजी क्या होते हैं, जो फंगस होते हैं, पैथोजेनिक और माइक्रोब्स होते हैं, फंगस जो होते हैं डिसीज कॉज करने वाले, उनको बोलते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। तो ये एक वेंट माउंट प्रिपरेशन है। इसके थ्रू क्या करते हैं, फंगी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये फंगल इन्फेक्शंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है LPCB स्टेन। अब देख लेते हैं क्या होते हैं इसमें, रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे, पहले वो देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड लिया जाएगा 20 ml। ये क्या करता है, जो फंगल स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करता है, लैक्टिक एसिड उसको बचाए रखता है फंगल स्ट्रक्चर को। फिनॉल होता है, ठीक है, वो 20 ग्राम लेंगे। फिनॉल क्या करता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देता है, फंजाई की स्ट्रक्चर को। तो लैक्टिक एसिड प्रिजर्व करेगा, और जो फिनॉल है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देगा। ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे, ग्लिसरॉल क्रिस्टल्स इसमें यूज़ करना होगा हमें 20 ml, क्योंकि ये इसको ड्राइंग को प्रिवेंट करता है, मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन रखता है वहाँ पे। डिस्टिल्ड वाटर लेना होगा 20 ml, और कॉटन ब्लू, एनिलीन ब्लू ले सकते हैं, ठीक है, वो 0.05 ग्राम ली जाएगी, ताकि वो कलर देने के लिए, इसका क्या काम होता है, टू गिव कलर, ये कलर देती है। अब देख लेते हैं LPCB स्टेन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मतलब प्रिपेयर्ड फॉर ओवर 2 days, 2 दिन लगते हैं इसको तैयार करने में। पहले दिन क्या करेंगे, कॉटन ब्लू को डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, और फिर इसको पूरी रात के लिए रख देंगे। फिर डे 2 पे क्या करना है, इसमें फिनॉल क्रिस्टल ऐड करना है, ठीक है। फिनॉल क्रिस्टल्स टू लैक्टिक एसिड में फिनॉल क्रिस्टल ऐड करना है। फिर उसमें ग्लिसरॉल ऐड करना है। अब जो फिल्टर द कॉटन ब्लू एंड द डिस्टिल्ड वाटर इनटू द फिनॉल, ये जो हमने ऊपर बनाया था फिनॉल, लैक्टिक एसिड और ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन बनाया था, इसमें क्या करेंगे, कॉटन ब्लू और डिस्टिल्ड वाटर को इसमें क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, और फिर उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर लेंगे। इस तरीके से LPCB स्टेन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। LPCB स्टेन जो है इसका क्या प्रोसीजर है। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ मतलब कैसे करते हैं, कैसे फंगस जो है उनकी स्टडी करते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कैसे करते हैं, देख लेते हैं। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ LPCB ऑन अ क्लीन स्लाइड, ठीक है, किसी क्लीन स्लाइड पे क्या करेंगे, LPCB स्टेन की एक ड्रॉप को रखेंगे। अभी हमने देखा था कैसे तैयार करते हैं, ठीक है।
ट्रांसफर अ स्मॉल टफ्ट ऑफ द फंगस इनटू द ड्रॉप। अब कोई फंगस का टफ्ट लेंगे, कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं से लेंगे, किसी लूप के इंक्यूबेशन लूप के थ्रू फंगस का स्मॉल टफ्ट लेंगे और उस ड्रॉप में डालेंगे, ठीक है। मिक्स जेंटली द स्टेन विद द मोल्ड स्ट्रक्चर्स, उसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। प्लेस अ कवर ग्लास, फिर उस पर कवर स्लाइड रख के उसको ग्लास स्लाइड जो होती है उसको रख के उसको कवर कर देंगे, ठीक है। ग्लास स्लाइड पे कवर ग्लास रख के, ठीक है। एग्जामाइन द प्रिपरेशन माइक्रोस्कोपिकली, अब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे क्या होता है, यही होता है बस एलपीसीबी स्टेन। अब उसमें क्या होगा, जो फिलामेंटस फंजाई हैं और जो ईस्ट सेल हैं वो ब्राइट ब्लू कलर के अपीयर होंगे। क्या होंगे, माइक्रोस्कोप में जो फंजाई है वो ब्लू कलर के, ब्राइट ब्लू कलर के दिखने लगेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट होता है, वो तो हमने एलपीसीबी स्टेन देख लिया, किस तरीके से उसका प्रोसीजर होता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं इसलिए वो ज़रूरी था। अब देख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट, या इसको KOH माउंट भी बोल देते हैं। तो ये कैसे होता है, दिस टेस्ट इज क्विक, ये टेस्ट जल्दी हो जाता है। टू डिटेक्ट फंगल इन्फेक्शन, ये भी फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, स्किन में, हेयर में और नेल्स में जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर देख लेते हैं। प्लेस द स्पेसिमेन लाइक नेल्स, हेयर, स्किन स्क्रैपिंग ऑन टिश्यू और टिश्यू ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, किसी ग्लास स्लाइड पे ले लेंगे कोई स्क्रैप टिश्यू का, ठीक है, या फिर नेल का या फिर हेयर का जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। अब उसमें क्या करेंगे, 10% KOH ऐड करेंगे उस स्पेसिमेन में और फिर उस पर कवर स्लिप रख देंगे। अब फिर उसको क्या करेंगे, फ्लेम पे ले जाके हीट करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। फिर क्या करेंगे, लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के लिए उस स्लाइड को रख देंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो रिजल्ट देख लेते हैं क्या आएगा। स्टेन्ड फंगल एलिमेंट्स लाइक हाइफे, स्यूडो हाइफे, ईस्ट सेल्स, स्पोर्स, स्प्रेल्यूल्स एक्सेट्रा कैन बी सीन फ्रॉम क्लियरली इन KOH वेट माउंट। जो KOH वेट माउंट है इसमें अच्छी तरीके से इनकी स्टडी की जाएगी, जो ईस्ट सेल्स हैं इनकी अच्छी तरीके से, जो फंगल इन्फेक्शन है इनकी अच्छी तरीके से फिर स्टडी हो जाती है। तो ये होता है KOH माउंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अब देख लेते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है, ठीक है। कल्चर मीडिया एक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एक सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अ सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब इसके हेल्प से क्या हो जाती है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। ए विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की विजिबल ग्रोथ हम इसके थ्रू देख सकते हैं। अकर्स इन कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया में कोलोनाइजेशन हो सकती है। मतलब कल्चर मीडिया एक सब्सटेंस ही है, एक कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है जो बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को क्या करता है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। इसके टाइप्स देख लेते हैं, 3 टाइप का होता है। लिक्विड मीडिया होता है सबसे पहला। लिक्विड मीडिया में क्या होता है, अगार अगार जो होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट वो नहीं होता, इसलिए लिक्विड होता है। जैसे कि ब्रोथ होता है, जिसे शोरबा बोल देते हैं, जैसे मिक्स मीट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ हो गया, बाइल ब्रोथ हो गया, ठीक है। सेमी सॉलिड मीडिया होती है, सेमी सॉलिड मीडिया जो होती है इसमें 0.5% या उससे भी कम कंसंट्रेशन वाला अगार अगार होता है जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है। ये जो मीडियम होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जेल लाइक होते हैं, ठीक है। और ये कल्टीवेशन के लिए माइक्रोब्स के हेल्पफुल होते हैं, माइक्रोब्स के कल्टीवेशन के लिए। एग्जाम्पल हो गया इसका जिलेटिन हो गया, सीरम हो गया, एग मीडिया हो गया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देख लेते हैं सॉलिड मीडिया, ये 3rd टाइप है। सॉलिड मीडिया क्या होती है, इसमें 1.5 से 2% होती है, 1.5 to 2% कंसंट्रेशन होती है अगार अगार की, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनीज, जो कॉलोनीज होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्योर कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। द ग्रोथ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स बैक्टीरिया ऑफ द सेम स्पीसीज इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड प्योर कल्चर। प्योर कल्चर क्या होता है, लेबोरेटरी में किसी सेम स्पीसीज के माइक्रोब को कल्टीवेट करवाना क्या होता है, प्योर कल्चर होता है। मतलब कि ग्रोथ करवानी है लार्ज अमाउंट में सेल्स की, माइक्रोब्स के सेल्स की, वो भी किसी सेम स्पीसीज के, ठीक है, लेबोरेटरी में, तो वो होता है प्योर कल्चर। अब प्योर कल्चर कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ मीडियम।
किसी मीडियम में सिर्फ एक तरीके का जो माइक्रोब है वो ग्रो करे, यही होता है प्योर कल्चर में, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ट्यूब डायलेशन प्योर कल्चर। ट्यूब डायलेशन में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस, इसका प्रिंसिपल है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टेप बाय स्टेप सो दैट आइसोलेटेड कॉलोनीज कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। मतलब जो कॉलोनी हमें चाहिए, जो आइसोलेटेड कॉलोनी हमें कल्टीवेट करवानी है, वो ऑब्टेन हो सके, इसके लिए ट्यूब डायल्यूशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस करवा देते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सेकंड मेथड है इसका प्योर कल्चर का, प्योर पोर प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, किसी सैंपल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको सेपरेट एंड काउंट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए सैंपल, ठीक है। किसी सैंपल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको क्या करना है, सेपरेट करना है, उनकी काउंट हो सके, उनको मतलब जो वांटेड है, जो जिनकी डिज़ायर है ग्रोथ करवाने की, कल्टीवेट करवाने की, वो अच्छे से हो सके, ठीक है। थर्ड होता है स्प्रेड प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है स्प्रेड प्लेट मेथड में, ठीक है, देख लेते हैं। टू आइसोलेट एंड काउंट ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन द सरफेस। जो सरफेस पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाने हैं उनको आइसोलेट करते हैं और उनकी ग्रोथ पर ही ध्यान देते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड में। फोर्थ मेथड है स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू ऑब्टेन सिंगल कॉलोनीज फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर। किसी मिक्स्ड कल्चर से सिंगल कॉलोनी ऑब्टेन की जाती है स्ट्रीक प्लेट मेथड में, ठीक है। एक ये टॉपिक भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स या बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनारोबिक कल्टीवेशन कैसे होता है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रोथ करने के लिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब और ऑब्लिगेट या फास्टिडियस एनारोब। जो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर अवेलेबल होती है ऑक्सीजन तो वो उसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट या फास्टिडियस एनारोब्स वो होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं एनारोबियसिस, यानी कि एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स कैसे होता है। अ प्रोसेस इन विच सम मेथड्स यूज टू डिलीट टू रिमूव फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स। मतलब जो हमें एनारोब्स की ग्रोथ करवानी है उसके लिए क्या हो, ऑक्सीजन रिड्यूस की जा सके, ऑक्सीजन रिमूव की जा सके, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। क्योंकि जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे एनारोब्स अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे, कल्टीवेट कर पाएंगे, तो उसके लिए ये प्रोसेस यूज़ होती है एनारोबायोसिस, सॉरी, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं मेथड्स वो। सबसे पहला आता है कल्टीवेशन इन वैक्यूम। वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होती, इसकी वजह से उनको कल्टीवेशन वहाँ पे कराया जा सकता है। दूसरा मेथड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट करवा सकते हैं। कैंडल जार प्रोसेस होती है, ये एक सिंपल डिवाइस होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं कैंडल जार, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4 है इम्यूनिटी, ठीक है। तो पूरी की पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर करेंगे, आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर करेंगे एक तरफ से। तो पहले देख लेते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रिवेंट डिसीज, यानी कि किसी इन्फेक्शन से या किसी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो बॉडी की एबिलिटी होती है फाइट करने की, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिक डेफिनेशन से तो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। इट डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है देख लेते हैं। स्किन एंड म्यूकोजा, वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, इम्यून ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इम्यूनिटी डिपेंड होती है, इनके थ्रू इम्यूनिटी अपना वर्क करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स। तो इम्यूनिटी के मेनली दो ही टाइप्स होते हैं। पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी, इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है, यानी कि इन्फेक्शन से फाइट करने की, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एबिलिटी होती है बॉडी की, जो बर्थ से प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में, एनिमल्स में, वो उनकी इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये इमीडिएट रेस्पॉन्स करती है, किसी एंटीजन के बॉडी में एंटर करते ही एकदम रेस्पॉन्स करेगी। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिन पे डिपेंड करती है, स्किन हो गया, स्टमक एसिड हो गया, टीयर्स, यानी कि जैसे आंख में कुछ चला जाता है तो इम्यूनिटी एकदम रेस्पॉन्स करती है और आंसू आने लगते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गए, फीवर हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये सब क्या है, ये इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं। इसमें नो मेमोरी होती है, ठीक है। यानी अगर कोई एंटीजन एक बार एक्ट कर जाएगा, फिर दोबारा से बॉडी में आएगा, तो इसको ये वापस से वैसे एक्ट करेगी जैसे इसने पहले किया था, ठीक है। तो इसमें नो मेमोरी होगी। सेकंड टाइप होता है एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। ये एक्वायर्ड ही होती है, वर्ड से मतलब इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। तो देख लेते हैं क्या होती है, डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। यानी कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये किसी इन्फेक्शन के होने की वजह से बॉडी में डेवलप हो जाएगी या वैक्सीनेशन करवाने की वजह से बॉडी में डेवलप होगी, ठीक है। ये पैथोजेंस के लिए स्पेसिफिक होती है, इसके पास मेमोरी होती है, मतलब अगर कोई सेकंड एक्सपोजर होता है किसी पैथोजन का तो ये और तेज और इसका फास्टर एक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए। इसके टाइप्स देख लेते हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो तरह की होती है। पहली होती है ह्यूमोरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है ना, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है बॉडी में, ठीक है। सेकंड होती है सेल मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होती है और ये क्या करती है, इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने का वर्क करती है, ठीक है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हो गए। अब आगे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये क्या होता है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी देख लेते हैं क्या होते हैं, सब क्लियर हो जाएगा इससे आपको। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, थ्रू अ वैक्सीन और व्हेन योर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू अ पैथोजन। यानी कि किसी वैक्सीन के थ्रू या फिर जब आप किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी वजह से आपके जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्स करता है और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है, और उससे जो आपकी इम्यूनिटी बन जाती है वो होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन होता है बॉडी का, ठीक है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में डाली जाती हैं, ठीक है, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, इनके थ्रू कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का ही प्रोटेक्शन मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अलग से बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी में डाली जाती हैं, ठीक है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि किसी पैथोजन के एक्सपोजर में आने से या फिर किसी इन्फेक्शन के होने की वजह से बॉडी खुद से इनको प्रोड्यूस करती है, इन एंटीबॉडीज को, ठीक है। ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंट। अब आगे देख लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। एंटीजन क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज एज फॉरेन। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई भी, इवन कोई भी टॉक्सिक हो, अगर बाहर से बॉडी में एंटर करता है तो वो बॉडी उसको वो जो सब्सटेंस है वो बॉडी के लिए क्या है, एंटीजन है, ठीक है। अब उस एंटीजन के लिए इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा और कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो एंटीबॉडीज क्या है, एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, जो बीटा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है एंटीजन के रेस्पॉन्स में, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का, डिस्ट्रक्शन करते हैं एंटीजन्स का, क्योंकि एंटीजन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे रिएक्शन करते हैं। तो चार तरीके से ये आपस में रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले होता है एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीजन के साथ मिलकर क्लम्प बना लेती हैं, यानी कि गुच्छा टाइप में बना लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इम्यून सेल्स होती हैं उनके लिए
ये क्लम्प रिकॉग्नाइज करने में आसान हो जाते हैं, ईजियर हो जाते हैं उनको फाइंड करने के लिए, और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम उसे जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज और एंटीजन मिलकर क्लम्प बना देते हैं। ये वाली जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एंटीबॉडीज बाइंड टू सॉल्यूबल एंटीजन्स। अगर जो एंटीजन है वो सॉल्यूबल है तो जो एंटीबॉडीज हैं वो उस एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे, एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसकी वजह से वही इम्यून सेल्स को उन्हें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिलेगी, क्लियर हो जाएगा इम्यून सेल के लिए, और न्यूट्रलाइज करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, थर्ड होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन है थर्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जो हार्मफुल पार्ट है एंटीजन का उसको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जैसे कोई वायरस है उसकी किसी सेल में एंटर करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। लास्ट होती है फोर्थ, कॉम्पोनेंट एक्टिवेशन। कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होती है, इस रिएक्शन में एंटीबॉडीज ट्रिगर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजेंस बाय क्रिएटिंग होल्स इन इट्स मेम्ब्रेन्स। यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें होल कर देती है। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जो एंटीजन है यानी कि जो पैथोजन है, जो टॉक्सिक माइक्रोब है हमारी बॉडी के लिए, उसकी मेम्ब्रेन में होल क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं जिन्हें एलर्जी टाइप्स भी बोल देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिएक्शन कर जाता है, जितना उसे नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा। व्हेन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स टू समथिंग दैट यूजुअली हार्मलेस, जो हमारे लिए हार्मलेस है ऐसी चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट कर जाता है। जैसे कोई पॉलन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, या कोई सर्टेन फूड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को लगता है ठीक नहीं है, और अचानक से उसके लिए क्या कर देता है, ओवर रिएक्ट कर जाता है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोल देते हैं। सबसे पहले आती है इसमें इमीडिएट, इसको एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, इमीडिएट होती हैं, तुरंत हो जाती हैं, इसको टाइप फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लासिक एलर्जी रेस्पॉन्स है। आईजी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, क्विकली मतलब तुरंत हो जाती है, कुछ ही मिनटों में रिएक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। जैसे कि कोई पॉलन हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो उसकी वजह से फीवर हो जाता है। अगर हमारे कोई मधुमक्खी डंक मार दे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है। तो इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं आप, क्या होता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस आईजी एंटीबॉडीज विच देन कॉज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। जो जैसे कोई पॉलन हमारी बॉडी में आएगा, आईजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो करेगी बॉडी। ठीक है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो आईजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और जो आईजी एंटीबॉडीज हैं ये हिस्टामाइन रिलीज कर देंगी। ठीक है, दिस लीड्स टू सिम्टम्स लाइक इचिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। मतलब इचिंग, स्नीजिंग, मतलब छींक आ सकती है, इचिंग, इरिटेशन हो सकती है, ये सब हो सकती है ना। टाइप सेकंड होती है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। तो देख लेते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन क्या होती है। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी ओन सेल्स। मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी की खुद की सेल्स पर ही अटैक करने लग जाता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाती हैं कभी कभी, तो जो बॉडी की खुद की सेल्स है, इम्यून सिस्टम उन्हें ही किल करने लग जाएगा, उन्हें ही हार्म करने लगेगा। हीमोलाइटिक एनीमिया में ये कंडीशन कॉज हो जाती है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। एंटीबॉडीज आईजीजी और आईजीएम, ठीक है, ये क्या करती हैं, बॉडी की खुद की सेल्स के साथ बाइंड कर जाती हैं और उनको डिस्ट्रक्शन करने लगती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन करने लगती हैं इम्यून सेल्स के थ्रू। मतलब वही ये बॉडी की खुद की सेल्स को ही हार्म पहुंचाने लगती हैं। तो ये होती है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। थर्ड होती है टाइप थर्ड, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी है, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स फ्रॉम लार्ज कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन सेटल इन टिश्यूज। जो एंटीबॉडीज और एंटीजन्स होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के थ्रू क्या कर लेते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। जो और टिश्यू में, मतलब टिश्यू में क्या हो जाएंगे, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बना लेंगे, सॉलिड कॉम्प्लेक्सेस। उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, टाइप 4 होती है डिलेड
रिएक्शन, इसको सेल मीडिएटेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इस रिएक्शन को होने में कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी लग जाते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स आवर्स टू डेज टू डेवलप। मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होती है। जो इसमें टी सेल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये क्या करती है, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होने लगता है, मतलब खुद की ही बॉडी को हार्म पहुंचने लगता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, इमीडिएट रिएक्शंस, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और डिलेड रिएक्शन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट किए जाते हैं बॉडी में ये देखने के लिए कि कोई पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। मतलब किसी डिसीज का पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट्स दैट लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीजन्स इन योर ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं और कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, उनको देखने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। दे हेल्प डिटेक्ट इफ योर इम्यून सिस्टम हैज रेस्पॉन्डेड टू एन इन्फेक्शन और देयर इज अ पैथोजन प्रेजेंट, ठीक है। कोई पैथोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, उसके डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। अब थोड़े से टेस्ट देख लेते हैं, उनके प्रिंसिपल देख लेते हैं और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टेस्ट होता है एग्लूटिनेशन, ठीक है। इसमें हमने पीछे ही बताया था एंटीबॉडीज और जो एंटीजन्स हैं वो क्लम्प कर लेते हैं आपस में, है ना, तो विजिबल हो जाते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप का पता लगाना है तो उसके लिए ये किया जाता है, ठीक है। एलाइजा टेस्ट होता है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है, ठीक है। इसमें इसके थ्रू किसका पता लगा जाता है, अगर HIV है नहीं है, हेपेटाइटिस है नहीं है इसका। PCR टेस्ट होता है, इसका प्रिंसिपल होता है जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है और इससे COVID-19 का पता लगाया जा सकता है। वेस्टर्न क्लॉट होता है, ठीक है। ये टेस्ट होता है वेस्टर्न क्लॉट, इससे प्रोटीन्स कंफर्म किए जाते हैं। और HIV कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। इसके थ्रू HIV की कंफर्मेशन होती है। एक टेस्ट होता है RPR या इसको VDRL टेस्ट भी बोल देते हैं, सिफिलिस की स्क्रीनिंग के लिए होता है ये, ठीक है। किसके लिए यूज होता है ये, सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी में है या नहीं। और रैपिड कार्ड टेस्ट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्विक डिटेक्शन कर देते हैं किसका, किसी डिसीज का, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट आपको क्लियर होंगे। अब है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज ही हैं ये, जो इम्यून सिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं किसी एंटीजन के विरोध में, उससे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। ये वाई शेप्ड प्रोटीन होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं वाई शेप्ड, और ये क्या काम करती हैं, एंटीजन के साथ बाइंड होने का काम करती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। IG जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन की शॉर्ट फॉर्म है, तो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G जो होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है। क्रॉसिस प्लेसेंटा, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, मतलब जिस टाइम पे वो प्लेसेंटा में होता है उसको क्रॉस करके उसको प्रोटेक्शन का काम करता है न्यूबॉर्न को, IgG। IgM जो होता है सबसे पहले प्रोड्यूस होता है किसी भी एंटीजन के बॉडी में एंटर करने पे, ठीक है। और IgA जो होता है ये सीक्रेशंस होते हैं, जैसे कि सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, टीयर्स, ठीक है। इन सब के थ्रू IgA, इन सब में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, IgA, ठीक है। IgE होता है, IgE एलर्जी कॉज करता है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस कॉज करता है, ठीक है। इनके लिए मतलब इनके लिए ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है। IgD होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन D होता है, ये बीटा सेल रिसेप्टर के थ्रू प्रोड्यूस होता है बॉडी में, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उनकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं, तो वैक्सीन क्या है, एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके लिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए, किसी डिसीज से, कोई डिसीज हो रही है उससे प्रोटेक्शन के लिए ये इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या होते हैं, ये वैक्सीन होते हैं। इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस ये प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू वैक्सीन। वैक्सीन के थ्रू जो इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जाता है इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। अब वैक्सीन के टाइप्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं।
कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, ठीक है। तो ये जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं, लिव एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किए जाते हैं। जो एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी लेबोरेटरी में जो टॉक्सिसिटी होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, वीक हो जाते हैं ये, तो इनसे प्रिपेयर करते हैं इसको, ठीक है। ये प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी कर देते हैं कॉज बॉडी में, और क्योंकि इनमें मेजर एंटीजेंस होते हैं इसलिए इनकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी हो जाती है बॉडी में। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का, जैसे ओपीवी हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी हो गया, ओरल टाइफाइड वैक्सीन हो गई, ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स का एग्जांपल है। नोट्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन्स, ये सेकंड टाइप है, इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन्स। ये किल्ड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। इसके एग्जांपल हो गए जैसे वूफिंग कफ की जो वैक्सीन होती है, टाइफाइड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब थर्ड होती है टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है। देख लेते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है। एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रोब्स विच आर ट्रीटेड विद फॉर्मेलिन। मतलब कुछ ये एक्सोटॉक्सिन होती हैं, जो ये टॉक्सॉइड वैक्सीन होती हैं एक्सोटॉक्सिन्स होती हैं, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स के थ्रू इनको प्रोड्यूस किया जाता है। पहले इनको फॉर्मेलिन में ट्रीट करते हैं, फॉर्मेलिन से माइक्रोब्स को ट्रीट करने से इनकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन जो इनकी एंटीजेनिसिटी होती है वो बरकरार रहती है। तो इसलिए ये टॉक्सॉइड वैक्सीन हमारे लिए सही रहती हैं, जैसे कि डिप्थीरिया की वैक्सीन होती है, टिटेनस की वैक्सीन होती है, ठीक है। कुछ अदर वैक्सीन के नाम दे रखे हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन हो गई, HBV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, MMR वैक्सीन्स, वेराइसेला वैक्सीन्स, टाइफाइड वैक्सीन्स, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, ठीक है। ये कुछ वैक्सीन्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब एक टॉपिक है कोल्ड चेन, वैक्सीन के से रिलेटेड है। वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। उनका स्टोरेज, वैक्सीन को स्टोर जो करना है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होना है वो लो टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इसको ही बोलते हैं कोल्ड चेन, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स खराब ना हो इसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है और जो स्टोरेज है वैक्सीन्स का वो लो टेम्परेचर पे नहीं होगा तो उनका स्पॉइलेज हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोल्ड चेन इंपॉर्टेंट है। कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जहाँ पे उनको लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा सकता है, कोल्ड रूम्स होते हैं, कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, वैक्सीन कैरियर होते हैं, ठीक है, जो उनको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, आइस पैक्स या कोल्ड पैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड चेन होता है उसके ठीक ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए वैक्सीन्स के, ठीक है। ये देखिए लास्ट में आपका बचता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लेते हैं क्या होता है ये। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मतलब है किस एज पे कौन सा इम्यूनाइजेशन कौन कौन सी एज पे करना है, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे इन्फेंट्स होते हैं बर्थ के टाइम पे उनको OPV की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। और डिसीज़ होती है पोलियो माइलाइटिस, इसके प्रिवेंशन के लिए 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं ओरल तरीके से, ठीक है। बर्थ के टाइम पे 3 वैक्सीन दी जाती हैं, OPV की, BCG की, बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये 3 वैक्सीन दी जाती हैं बर्थ के टाइम पे। इनके डोजेज भी लिखी हुई हैं और रूट भी लिखे हुए हैं किस डिसीज़ में होते हैं ये, ठीक है। 6 वीक पे, जब 6 वीक का हो जाता है बेबी, यानी कि 1.5 महीने का हो जाता है, उस टाइम पे OPV1, IPV1, पेंटावेलेंट वैक्सीन 1, रोटा वायरस वैक्सीन 1, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन 1, ये वैक्सीनेशन की जाती हैं, ठीक है। और जब 10 वीक का हो जाता है, इनसे कौन कौन सी डिसीज़ प्रिवेंट होती हैं, उनकी जो ये वैक्सीन है इनकी डोज कितनी होती है और किस रूट के थ्रू दी जाती है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जब 10 वीक का हो जाता है बेबी, यानी कि 2.5 महीने का हो जाता है, उस टाइम पे OPV2, पेंटावेलेंट वैक्सीन 2, रोटा वायरस वैक्सीन 2 ये दी जाती हैं। जब 14 वीक का हो जाता है तो उस टाइम पे OPV3, IPV2 और पेंटावेलेंट वैक्सीन 3, रोटा वायरस वैक्सीन 3 और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 2, ये सब वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। मतलब
वैक्सीनेशन इन सब का होता है, ठीक है। जब 9 से 12 महीने हो जाते हैं, ठीक है, बेबी को, तो उस टाइम पे मीजल्स और रुबेला 1, जैपनीज एनसेफेलिटीज 1 और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बूस्टर, ये सारी वैक्सीन दी जाती हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इस तरीके से होता है, ठीक है। फॉर टॉडलर्स जो 16 to 24 मंथ्स के बेबी होते हैं, उनमें मीजल्स एंड रुबेला 2 और जैपनीज एनसेफेलिटीज 2, ये वाली वैक्सीन दी जाती हैं, ठीक है। जब 5 से 6 साल की एज में हो जाता है बच्चा, तो उस टाइम पे डिप्टीरिया सेकंड बूस्टर और डीपीटी बूस्टर, ठीक है, ये वाली वैक्सीन देते हैं। 0.5 ml इनकी डोज होती है और इंट्रामस्कुलर दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू। जो स्कूल एज्ड चिल्ड्रन होते हैं 10 ईयर्स की एज में और 16 ईयर्स की एज में, मतलब स्कूल एज चिल्ड्रन जो है जब 10 ईयर के हो जाएंगे, उस टाइम पे डीटी यानी डुअल एंटीजन ये वाली वैक्सीन दी जाती है, और 16 ईयर्स की एज पे डीटी, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में DT1 और बूस्टर इफ ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड विद इन 3 ईयर्स, ठीक है। और 1 मंथ आफ्टर DT1 के 1 महीने बाद DT2 दी जाती है, टिटेनस के प्रिवेंशन के लिए होती है। 0.5 ml इसकी डोज होती है और इंट्रामस्कुलर तरीके से दी जाती है, ठीक है। तो INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं, पूरा चैप्टर आपका होता है यहाँ पे कवर, ठीक है। थैंक यू। माइक्रोबायोलॉजी की 3rd यूनिट है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कंप्लीट यूनिट इसी वीडियो में कवर करेंगे। INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्राम पॉजिटिव कोक्काई। तो ग्राम पॉजिटिव कोक्काई क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, ठीक है, जो स्फेरिकल होते हैं शेप में, गोल होते हैं, है ना, राउंड शेप्ड होते हैं, वो होते हैं कोक्काई। तो स्फेरिकल होंगे, ठीक है, शेप में। और ये क्या होंगे? जब इनको डिकलराइज करेंगे, ठीक है, स्टेनिंग के टाइम पे, ये क्या होंगे? रिटेन क्रिस्टल वायलेट कलर देंगे ये, ठीक है। ये इनकी पहचान होती है। दोज बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल इन शेप एंड रिटेन क्रिस्टल वायलेट आफ्टर डिकलराइजेशन, ठीक है। अब इसके थोड़े से इसके टाइप्स होते हैं। मेन टाइप ये 3 होते हैं, देख लेते हैं। मेजर ह्यूमन पैथोजन होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है, और न्यूमोकोकस न्यूमोनिया। ये तीनों ग्राम पॉजिटिव कोक्काई होते हैं, ठीक है। इनके थ्रू जो डिसीज होती है वो देख लेते हैं। इनके थ्रू कौन कौन से डिसीज हो जाती हैं? लोकेलाइज्ड स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डीप या लोकेलाइज्ड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, सेप्टिसीमिया, न्यूमोनिया और नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं ग्राम पॉजिटिव कोक्काई के थ्रू, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्राम नेगेटिव कोक्काई। होंगे तो स्फेरिकल शेप्ड, लेकिन जब ये इनको डिकलराइज किया जाएगा, यानी कि स्टेनिंग के टाइम पे, क्या होगा? डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, ये क्रिस्टल वायलेट कलर नहीं देंगे। ये कैसे अपीयर होंगे? पिंक या रेड कलर के अपीयर होंगे। तो वो कौन से होंगे? ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कैसे अपीयर होंगे? क्रिस्टल वायलेट। और ग्राम नेगेटिव अपीयर होंगे पिंक या रेड कलर के, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव कोक्काई का एग्जाम्पल है। कौन सी डिसीज कॉज करता है? गोनोरिया, ठीक है। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस डिसीज कॉज करता है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। और मोरेक्सेला कैटारहिलिस ये होता है ग्राम नेगेटिव कोक्काई, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव कोक्काई देखा और ग्राम नेगेटिव कोक्काई देखा। अब देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कौन से होते हैं? वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। ये पर्पल कलर के अपीयर होंगे, ठीक है, पर्पल कलर के, यानी जो क्रिस्टल वायलेट कलर था वो ग्राम पॉजिटिव भी दे रहा था, लेकिन वो होंगे स्फेरिकल शेप। और ये कैसे शेप में होंगे? रॉड शेप्ड में होंगे, ठीक है। ग्राम स्टेन करने पे पर्पल अपीयर होंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ये एंथ्रेक्स कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये टिटेनस कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये बोट्यूलिज्म कॉज करता है, डिसीज है ना। यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जो हैं, और ये उनके थ्रू कौन से डिसीज कॉज होते हैं ह्यूमंस में, वो दी हुई हैं। कोराइने बैक्टीरियम डिप्थीरिया,
ठीक है, ये होता है, ये डिप्थीरिया कॉज करता है। और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कौन से होते हैं। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम स्टेन पे पिंक या रेड कलर देते हैं, ठीक है, अपीयर होते हैं पिंक या रेड कलर के, तो वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई हो तो वो रॉड शेप्ड होगी, और जो कोकाई है वो स्फेरिकल शेप्ड होगी। जो नेगेटिव है वो अपीयर होगी पिंक या रेड, और जो पॉजिटिव है बेसिलाई या कोकाई वो क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल अपीयर होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं ईस्चेरिचिया ई कोलाई जो होती है, ईस्चेरिचिया कोलाई है ना, साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड कॉज करता है। सिजेला होता है, ये डाइसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, क्लेप्सियला, स्यूडोमोनास, और ये गिनोसा और प्रोटियस। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं। तो हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और कोकाई देखे क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल भी देखे। अब देख लेते हैं वायरसेस। वायरस क्या होते हैं, जो स्टडी होती है वायरसेस की उसे बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायरस इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब कि जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जाने के बाद ये सही से फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, डू नॉट possesses cellular organization, contains one type of nucleic acid either RNA और DNA बट नेवर बोथ। जो वायरस होंगे या तो इनमें RNA प्रेजेंट होगा या इनमें DNA प्रेजेंट होगा, कभी भी दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। उसी के बेस पे इनका कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, RNA वायरसेस हो गए, DNA वायरसेस हो गए और मिससेलेनियस वायरसेस हो गए। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस वाज स्टडीड फर्स्ट टाइम बाय रस्का, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, एज ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1934। 1934 में रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया और इन्होंने सबसे पहले वायरस की स्ट्रक्चर की स्टडी की। ठीक है, साइज की बात करें तो इसकी जो नैनोमीटर में इसकी साइज नापी जाती है, तो लार्जेस्ट वायरस जो होता है वो 300 नैनोमीटर्स का हो सकता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, वेरियोला मेजर हो गया। ठीक है, वायरस के नाम है, 300 नैनोमीटर के हो सकते हैं। और जो स्मॉलेस्ट वायरस साइज है वो 20 नैनोमीटर्स का होता है। जो फुट और माउथ में कुछ डिसीज वायरसेस के थ्रू डिसीज हो जाती हैं, उनमें वायरस वाली डिसीज हो जाती है, वहाँ पे जो वायरस होते हैं वो 20 नैनोमीटर्स तक छोटे होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो मेजरमेंट है वो नैनोमीटर्स में की जाती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं, कुछ वायरस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस वायरसेस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस हो आगे सबसे पहले, तो ये क्या होता है, लीवर इन्फेक्शन कॉज करता है हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, ये मिससेलेनियस जो वायरसेस होते हैं उसमें आता है, क्योंकि इनमें DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस D वायरस, हेपेटाइटिस E वायरस और हेपेटाइटिस G वायरस, ये इसके टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस के। जो हेपेटाइटिस B वायरस है और हेपेटाइटिस C वायरस है, ये ब्लड बॉर्न वायरस है। ठीक है, और ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, सेक्सुअल रूट के थ्रू या पेरेंटल रूट के थ्रू। ठीक है, और जो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस D, E, G, ये वाले जो वायरस हैं ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू या मिल्क, मतलब कंटामिनेटेड फूड के थ्रू ये क्या होता है, इनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ये हो गया हेपेटाइटिस वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV होता है। ठीक है, ये एड्स का पॉजिटिव एजेंट है। इससे तो आप आइडेंटिफाइड हैं ही। जो सोर्स होते हैं इसके ट्रांसमिशन के, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है, पेरेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, रेबीज वायरस होता है, वायरस का ही टाइप है। लुइस पास्चर ने इन्फेक्टेड एनिमल्स का जो ब्रेन होता है उसमें इसको डिस्कवर किया था। रेबीज वायरस जो होता है ये क्या कॉज करता है, रेबीज डिसीज कॉज करता है, या इसको हाइड्रोफोबिया भी बोल देते हैं, जैसे कुत्ता काट लेता है तो हो जाता है ना, वो वाला। पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस जो है ये एक RNA वायरस है, और ये पोलियो माइलिटीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है, पोलियो माइलिटीज, पोलियो बोल देते हैं जैसे सिंपल चिल्ड्रन में हो जाता है, वो कॉज करता है पोलियो वायरस। ठीक है, मीजल्स वायरस होता है, रूबेला बोल देते हैं, ये पॉक्स वायरस है। वायरसेस के एग्जाम्पल देख रहे हैं, मम्प्स वायरस होता है,
ये आरएनए पॉक्स वायरस है, ठीक है। रूबेला वायरस हो गया, ये आरएनए एनवेलप्ड वायरस है। कोरोना वायरस हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। हर्पीज वायरस है, हर्पीज वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, ठीक है। कैसा वायरस है हर्पीज वायरस? डीएनए वायरस है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो 8 मेजर क्लासिफिकेशन है हर्पीज वायरस के, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 HSV1 और हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 HSV2, वेरिसेला वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस, CMV बोल देते हैं शॉर्ट में, ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8, ठीक है। ये होते हैं इसके क्लासिफिकेशन हर्पीज वायरस के, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो है, रिवीजन के लिए सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। रिवीजन के लिए है ये। फंजाई देख लेते हैं अब। इसमें फंजाई टॉपिक है। फंजाई की जो स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस पोजेस करते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो इनकी काइटिन की बनी हुई होती है। इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मोल्ड्स, ईस्ट्स और डाइमॉर्फिक फंजाई, ये इसके क्लासिफिकेशन है जो इसके अंदर आते हैं। मोल्ड्स, ईस्ट्स, ठीक है, ये इसी के क्लासिफिकेशन होते हैं। कॉमन फंगल इन्फेक्शन देख लेते हैं जिसको माइकोसिस बोलते हैं। माइकोसिस का मतलब होता है जो फंजाई जो होती है, फंगस जो होती है, इसके थ्रू जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं एनिमल्स में, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस होता है जो स्किन को, हेयर्स को, नेल्स को, सिर्फ इनको अफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे रिंग वॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस माइकोसिस जो होता है ये डीपर स्किन लेयर्स को, जो अंदर वाली स्किन की लेयर होती है उनको अफेक्ट करता है, जैसे स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक है। जैसे रिंग वॉर्म होता है पर वो स्किन के सुपरफिशियल ऊपर ऊपर होता है, लेकिन जो स्पोरोट्राइकोसिस है ये डीपर स्किन लेयर्स को अफेक्ट करता है। सिस्टेमिक माइकोसिस होता है, ये क्या करता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। ऑपरच्युनिस्टिक माइकोसिस होता है, ये क्या करता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनको जो माइकोसिस कॉज हो जाती है, यानी कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैंडिडा एस्परजिलस, ठीक है। पैरासाइट्स, ये भी आपका टॉपिक है। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी होती है जिसमें जो डिसीज कॉज करने वाले पैरासाइट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। मतलब किसी होस्ट बॉडी पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, लेकिन उसको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, वो पैरासाइट्स होते हैं। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। तो प्रोटोजो आते हैं सबसे पहले, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट के अंदर। कौन से डिसीज कॉज करते हैं और कौन से पैरासाइट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटोजोवन है और ये मलेरिया कॉज करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये एमीबियोसिस कॉज कर देता है ह्यूमंस में, ठीक है। और देख लेते हैं, हेलमिंथ्स होते हैं पैरासाइट्स, इनको वॉर्म्स बोल देते हैं, ये मल्टी सेलुलर वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के होते हैं, निमेटोड्स, सेस्टोड्स और ट्रेमाटोड्स। जो निमेटोड्स होते हैं राउंड वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एस्केरियसिस कॉज करता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, तो ये क्या है, ये निमेटोड है। विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, विचेरिया बैंक्रॉफ्टाई क्या है, निमेटोड है, राउंड वर्म है, ये फाइलेरियसिस कॉज करता है, जैसे हाथी पाँव बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। सिस्टोड्स होते हैं, टैप वर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे एक्इनोकोकस हो गया, ये हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करता है, ठीक है। और फ्लूक्स की बात की जाए, ट्रेमाटोड्स बोलते हैं इनको, ये लीवर फ्लूक डिसीज होती है, ठीक है। ये फैसियोला हिपेटिका ये कॉज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फैसिक्योला हिपेटिका, ये क्या होता है, ये ट्रेमाटोड है, ठीक है, फ्लूक है। और देख लेते हैं पैरासाइट, जैसे कि एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सरफेस पे होते हैं, बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वाले पैरासाइट,
जैसे लाइस हो गया, फ्ले हो गया। ये लाइस क्या होती है, पेडिकुलोसिस कॉज करता है। फ्ले हो गया, ये प्लेग का ट्रांसमिशन करवाता है बॉडी में, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए कैसे होता है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हो सकता है। वेक्टर बाइट, मक्खी मच्छर काट ले उसकी वजह से हो सकता है। स्किन पेनिट्रेशन और पुअर हाइजीन मेंटेन करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि पैरासाइट की वजह से कोई डिसीज कॉज हो जाए। रोडेंट्स और वेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोडेंट्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। रोडेंट्स क्या होते हैं, स्मॉल मैमल्स होते हैं, जैसे चूहा हो गया, चूहा, रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, ठीक है, ये होते हैं। जो ह्यूमन हैबिटेशन होते हैं, मतलब उनके घर वगैरह में जहाँ भी ह्यूमंस रहते हैं उनके आसपास ये भी रहते हैं। ये रिजर्वियर होते हैं इन्फेक्शन के। कैसे, क्योंकि इन्फेक्शन के कैरियर होते हैं, कॉज करवाते हैं। कंटामिनेट फूड एंड वाटर, वाटर और फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। जैसे रैट हो गया, उसका यूरिन है, फीसिस है, सलाइवा है, अगर वो फूड में चला जाए या वाटर में चला जाए तो वो कंटामिनेट हो सकता है और उसकी वजह से डिसीज कॉज हो सकती है। पोर्टल ऑफ एंट्री की बात की जाए, किसी इंजरी की वजह से कोई ब्रोकन स्किन है, मतलब किसी वजह से कोई ब्रोकन स्किन है, वहाँ पे अगर ये चीज़ें चली जाएँ, कंटामिनेटेड फूड या वाटर हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, जीआई ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इन सब के थ्रू क्या हो सकती है, एंट्री हो सकती है इन्फेक्शन की, ठीक है। कुछ देख लेते हैं रोडेंट्स के थ्रू कॉज होने वाले डिसीज़। है 3 डिसीज़ हैं, तीनों रैट्स के थ्रू कॉज होती हैं। जैसे प्लेग हो गया, येरसीनिया पेस्टिस, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है येरसीनिया पेस्टिस जो प्लेग कॉज करता है। और इसका कैरियर कौन है, रैट है, वो रोडेंट है, ठीक है। रेड वाइट वायरस होता है, रेड वाइट फीवर, सॉरी वायरस नहीं होता, रेड वाइट फीवर होता है, जैसे स्टेप्टोबेसिलस मोनिलीफॉर्मिस, ठीक है। ये क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो रेड वाइट फीवर कॉज करता है और कैरियर इसका होता है रेट, ठीक है। हेंटा वायरस होता है जो हेंटा वायरस डिसीज कॉज करता है और इसका कैरियर कौन होता है, रेट होता है। जैसे रेट के सलाइवा में, यूरिन में या फीसिस में प्रेजेंट होता है हेंटा वायरस, जो कि ह्यूमंस में हो जाती है हेंटा वायरस डिसीज उसकी वजह से। वेक्टर्स देख लेते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का काम करते हैं होस्ट से दूसरे किसी में, ठीक है। जैसे मक्खी मच्छर हो गए, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आते हैं, वेक्टर्स में आते हैं। कॉमन वेक्टर और डिसीज देख लेते हैं। जैसे सबसे कॉमन वेक्टर मॉस्क्यूटो ही होता है, मच्छर। ये मलेरिया कॉज कर सकता है, डेंगू कॉज कर सकता है, फाइलेरियासिस कॉज कर सकता है। जैसे मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। डेंगू कौन कौन कॉज करता है, डेंगू वायरस। और फाइलेरियासिस कौन कॉज करता है, ब्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई। तो ये मॉस्क्यूटो क्या करेंगे, उनके लिए वेक्टर का काम करेंगे, कैरियर का काम करेंगे, ठीक है। सैंड फ्लाई होती है, काला आजार कॉज कर देती है। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरियर होती है, लेइस्चेमेनिया डोनोवानी, ठीक है। हाउस फ्लाई होती है, ये डायरिया कॉज कर देती है, टाइफाइड कॉज कर देती है, ठीक है। साल्मोनेला, ई कोलाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी कैरियर होती है हाउस फ्लाई और डायरिया और टाइफाइड कॉज करती है, ठीक है। फिले होते हैं जो प्लेग कॉज करते हैं। ये एर्सीनिया पेस्टिस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू प्लेग होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, ठीक है, किसी भी डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो कोई डिसीज़ कर रहा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो कुछ लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, तो ब्लड स्मीयर हो गया, ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट्स हो गए, कल्चर टेक्निक्स हो गई, ठीक है, माइक्रोस्कोपी मेथड हो गया। इन सब के थ्रू क्या करते हैं हम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिसीज प्रोड्यूस जो करते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट यूनिट हो गई है, सारे टॉपिक हैं, ठीक है। थैंक यू।